इवनिंग हम लोग कर रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आज हमें स्टार्ट करने, इससे पहले का हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। सबको याद होगा एक्टिन और मायोसिन के बारे में बताया था। एक्टिन जो होते हैं वो थिन होते हैं और मायोसिन जो होता है वो थिक होता है। अब जो एक्टिन होता है, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 फिलामेंटोस एक्टिन्स। ये जो एक एक्टिन है, थिन फिलामेंट जो है, ये पूरा का पूरा 2 फिलामेंटोस एक्टिन्स का बना है, जो कि हेलिकली अरेंज्ड है। एंड ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अ मोनोमरिक ग्लोबुलो एक्टिन। और जो ये एक एफ एक्टिन है, ये पॉलीमर है मोनोमरिक ग्लोबुलो एक्टिन का। 2 फिलामेंट ऑफ द अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। और इन सब के साथ जैसे एफ एक्टिन जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं ना, उसके साथ में एक पैरेलली इसके साथ चलता है, मतलब बहुत क्लोजली इसके साथ चलता है, वो होता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन और इनके बीच बीच में कहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है ट्रोपोनिन। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ अ ट्रोपोमायोसिन एंड इज दी और इन द रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन मार्क्स द एक्टिन बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। अब पहले ये पूरा फिगर में देखते हैं। ये जैसे ये फिगर दे रखा है, ये है 20.3। 20.3 में ये देखो, ये पूरा का पूरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये सारा है एफ एक्टिन। और ये जो इसके साथ एफ के साथ पूरा चल रहा है, ये पूरा है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन के लिए हमने पढ़ा कि ये रेगुलर इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये सारे के सारे हैं ट्रोपोनिन। एंड इन रेस्टिंग स्टेट subunit of a troponin masks the active binding site for the myosin on the actin filament। मतलब ये एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन के लिए ऑन एक्टिन फिलामेंट। अभी ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मेनी ऑफ द मोनोमेरिक प्रोटीन इज कॉल्ड मेरोमायोसिन। ये जो थिक फिलामेंट्स होते हैं ये पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं एंड मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, और इन सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स को हम मेरोमायोसिन कहते हैं। कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ईच मेरोमायोसिन हैज अ 2 important units, globular head with a short arms and a tail, a formed called a heavy meromyosin। इसका मतलब है कि जो एक मेरोमायोसिन होता है ना, उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो हेड वाला पार्ट जिसके साथ शॉर्ट आर्म होती है, और एक टेल वाला पार्ट। जो हेड वाला पार्ट है ना, वो हेवी मेरोमायोसिन होता है, और जो शॉर्ट वाला जो टेल वाला पार्ट होता है वो होता है लाइट मेरोमायोसिन। एंड द हेड एंड द शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस ऑफ ईच अदर फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म्स। क्रॉस आर्म क्या होते हैं, मतलब ये हेड और जो शॉर्ट आर्म होते हैं ना, ये थोड़े से ऐसे ऊपर को उठे हुए होते हैं कुछ एंगल पे, और ये एक एंगल बना रहे होते हैं। तो ये जो इतना पार्ट होता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म। एंड द ग्लोबुलर हेड इज द active ATPase enzymes and has binding site for the ATP and active site for the actins। और ये जो ग्लोबुलर हेड होता है इनका, ये होता है, इसमें होता है एक तो एक्टिव ATPase एंजाइम जो कि बाइंडिंग साइट फॉर ATP। यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट होगा ATP के लिए, और एक्टिव साइट होगा ये एक्टिन के लिए। अब ये इसको फिगर में देखते हैं। देखो ये वाला है फिगर 20.3 का बी पार्ट, ये है मायोसिन। ये अब इसमें क्या है, ये ग्लोबुलर हेड है, ग्लोबुलर हेड, और ये पूरा का पूरा है क्रॉस आर्म। ये एक एंगल पे उठा हुआ है, ये वही चीज़ लिखी हुई थी, हेड एंड शॉर्ट आर्म्स प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म्स। अब ये क्या है, ग्लोबुलर हेड जो है इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम्स एंड हैज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर द ATP। यहाँ पे देखो ATP बाइंडिंग साइट होती है, ये जो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है ये। और ये जो ऊपर है, ये ऊपर की साइड पे जो होता है इधर पे, ये वाला जो होता है ये होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब एक्टिन यहाँ पे आके जुड़ेगा। आई होप ये दोनों स्ट्रक्चर समझ आए होंगे। इसमें क्या था, एक एक्टिन था एक मायोसिन था। एक्टिन जो था वो थिन था, थिन फिलामेंट का होता है, और उसमें दो एफ फिलामेंट से एक्टिन का बना है जो हेलिकली अरेंज्ड है। और जो एक एफ एक्टिन पॉलीमर ऑफ मोनोमर, जो एक एफ एक्टिन है वो पॉलीमर है मोनोमरिक ग्लोबुलो एक्टिन का। और इसके बाद में यहाँ पे 2 और प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन।
ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, जहाँ पे भी एफ एक्टिन है उसके साथ क्लोजली साथ चलता है पूरी लेंथ तक। और जो ट्रोपोनिन है वो क्या करता है, वो रेगुलर डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो गया, ये पूरा था एक्टिन थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद था मायोसिन। मायोसिन में हमने देखा कि मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। इसमें बहुत सारे मोनोमरिक प्रोटीन को हम मेरोमायोसिन कह रहे हैं। और एक मेरोमायोसिन जो है उसके दो पार्ट्स है, ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म्स एंड अ टेल पार्ट। जो ग्लोबुलर हेड है वो होता है हेवी मेरोमायोसिन, जो टेल पार्ट होता है वो होता है लाइट मेरोमायोसिन। जो हेड पार्ट होता है, हेड पार्ट और शॉर्ट आर्म्स जो हैं ये एक एंगल पे उठे हुए हैं, कुछ एंगल पे, जैसे ये यहाँ पे दिखाया है। इस वाले पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं क्रॉस आर्म। और ये जो ग्लोबुलर हेड है इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम्स एंड हैज अ बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर द एक्टिन्स। मतलब इसके पास एक एक्टिव साइड है एटीपी के लिए और बाइंडिंग साइड है एटीपी के लिए और एक्टिव साइड है एक्टिन प्रोटीन्स के लिए, एक्टिन फिलामेंट्स के लिए। अब इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच स्टेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑन द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल फाइबर का वो किसकी वजह से होता है, स्लाइडिंग ऑफ अ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। Muscle contraction is initiated by a signal sent by a central nervous system via motor neurons. मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कब है, जब हमें सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, तो उस टाइम पे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो जंक्शन होता है, जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सैक्रोलेमा ऑफ अ मसल फाइबर इज कॉल्ड अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं या फिर मोटर एंड प्लेट कहते हैं। सिग्नल, अब क्या होगा, अ न्यूरल सिग्नल रीचेज दिस जंक्शन रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही न्यूरल सिग्नल पहुंचता है इन जंक्शंस तक तो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलाइन, विच जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल इन द सैक्रोलेमा, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है सैक्रोलेमा में। और जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये क्या करता है, ये सारा का सारा रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को सैक्रोलेमा में, सैक्रोप्लाज्म में। क्या होगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स एंड देयरबाय रिमूव द मास्क ऑफ द एक्टिन साइट फॉर द मायोसिन्स। क्या हमने देखा था ना कि इसके अंदर क्या था, इसके ऊपर ये पूरा मास्क था। कहाँ पर, जैसे हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी ना, इन रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ अ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। क्या होता है कि ये जो एक्टिव साइट होती है मायोसिन की, इसके ऊपर ना एक मास्क लगा रहता है रेस्टिंग स्टेट में, मतलब ये कवर रहता है। तो क्या हुआ, जब कैल्शियम आयंस रिलीज हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ, इसकी ये जो मास्किंग थी ये हट गई और उसके बाद में यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। और वहाँ पे फिर एक क्रॉस ब्रिज बन गया। मतलब ओवरऑल हुआ क्या कि सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि जब सीएनएस से हमें सिग्नल्स आते हैं वाया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, जब हमें सिग्नल्स आते हैं तो उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमने देखा जो जंक्शन होता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा ऑफ अ मसल फाइबर, इनके बीच को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। अब क्या हुआ, जैसे ही हमें सिग्नल आए तो उन्होंने क्या किया, तो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम था एसिटाइलकोलाइन। इसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया सार्कोलेमा में और सारा का सारा जो कैल्शियम आयंस था वो रिलीज होने लग गया सार्कोप्लाज्म में। अब ये जैसे कैल्शियम आयंस का जो इंक्रीज कैल्शियम लेवल जब जैसे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, सब यूनिट ट्रोपोनिन जो थी उसके ऊपर जो मास्किंग रहती है ना वो रिमूव हो गई, जिससे कि मायोसिन जो है वो आगे आकर क्रॉस ब्रिज बना ले। यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज एंड मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। देखो ये है एक्टिन फिलामेंट का हमने पीछे फिगर 20.3 में देखा था ना कि इसमें क्या होता है, ये जो ऐसे
ये पूरे के पूरे ऐसे अरेंज होते हैं। उसमें जो ग्रीन कलर के थे वो थे एफेक्टिन, और उसके साथ साथ जो चल रहा था वो था ट्रोपोमायोसिन, और जो कहीं कहीं पे ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड था वो सारा था ट्रोपोनिन प्रोटीन, जहाँ पे भी ये मतलब जहाँ भी ये कवर करके रखता है एक्टिव साइट को मायोसिन के लिए कवर करके रखता है रेस्टिंग स्टेट में। तो आगे जाके क्या हुआ, जब यहाँ पे कैल्शियम आयंस इंक्रीज हुए तो ये यहाँ की जो कवरिंग थी ये हट गई, और ये आगे जाके ऐसे जुड़ गए, और ये यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन गया। मायोसिन का हेड यहाँ जाकर ये जो एक्टिव साइट थी यहाँ पे लग गया, और ये क्रॉस ब्रिज बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ। अभी हमने सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज तक देखा है। अब इसके बाद क्या होता है, पुल द अटैचमेंट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ए बैंड एंड जेड लाइन अक्रॉस दिस एक्टिन ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोलेमा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। अभी क्या होगा कि ये जो क्रॉस ब्रिज बन गया, अब इस टाइम पे ये सारा का सारा जो एक्टिन फिलामेंट है ना, ये सारा का सारा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द ए बैंड ये पुल होगा पूरा का पूरा सेंटर की तरफ को। तो इससे क्या होगा कि जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन जो होती है वो छोटी हो जाएगी। अगर सारी चीज़ें अंदर की तरफ को जाएंगी तो जेड लाइन ऑब्वियसली वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस टाइम पे होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आई बैंड गेट रिड्यूस्ड व्हेन द ए बैंड रिटर्न इट्स लेंथ। अब इम्पॉर्टेंट ये है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होगा क्या क्या, आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वेयर ए बैंड रिटेन इट्स लेंथ, और ए बैंड अपनी लेंथ का रहता है। द मायोसिन रिलीजिंग ADP and inorganic phosphate go back to its relaxed state. A new ATP bind and the cross bridge is broken. ये हमने देख लिया था फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज तक। क्रॉस ब्रिज के बाद क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो मायोसिन है इससे रिलीज हुआ है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड गो बैक टू द रिलैक्स स्टेट। ये पूरा का पूरा रिलैक्स स्टेट में चला गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये जो क्रॉस ब्रिज बना है ये पूरा ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। जैसे ही एक न्यू ATP बन जाएगा क्या होगा कि ये पूरा का पूरा क्रॉस ब्रिज जो है ये क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन एंड ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से यही सारा का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये ऐसे होता रहेगा। देखो अब रिलैक्स स्टेट में क्या बताया, ये है जो सेंटर की ये हैं जेड लाइन्स, ये सारी हैं जेड लाइन। ये हमने देखा था कि ये आई बैंड, ये पूरा का पूरा ये हो गया ए बैंड, ये इधर से इधर का हो गया ये आई बैंड। इन दोनों के बीच का जो होता है ये होता है एच बैंड, जहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हो रही होती है। जहाँ पे ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती है, ये इधर वाला पार्ट, ये जो सेंटर का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला होता है, ये वाला पूरा होता है एच जोन। अभी जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये थोड़ा का थोड़ा सारा का सारा सेंटर की तरफ को जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा तो ये जो जेड जोन है ये और छोटा हो जाता है। देखो ये और छोटा हो गया। और देखो जब ये मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हुआ तो क्या हुआ, ये और छोटा हुआ, और ये जो यहाँ का एच जोन वाला था ये पूरा का पूरा गायब ही हो गया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयंस पम्प्ड बैक टू द sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament. This causes Z line go back to the original position. क्या होता है उसके बाद में, कैल्शियम आयंस जो है ये सारे के सारे these are pumped back to this sarcoplasmic cisternae, जिसकी वजह से क्या होता है कि वापस से ये जो एक्टिन फिलामेंट की ये जो मास्किंग हट गई थी ये वापस से आ जाती है। रिजल्ट द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, और जो जेड लाइन जो है जो कंप्रेस हो गई थी, जो अंदर की तरफ को गई थी, वो सारी की सारी वापस से रिलैक्स हो जाती है। तो ये होते हैं रिलैक्सेशन के टाइम पे। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लाइकोजन इन दे एंड कॉजिंग फैटीग। क्या मतलब है इसका, इसका है कि जैसे बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ अ मसल कैन लीड एक्यूमुलेशन, ये हमें पता ही है कि जैसे एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एंड मसल कंटेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड अ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन इज अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, वो होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई in some muscles which are reddish appearance.
जिनका रेड कलर होता है उनमें मतलब मायोग्लोबिन ज़्यादा है उनको, और उसको रेड फाइबर्स भी कह सकते हैं। एंड प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो रेड फाइबर होते हैं, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन अ प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम ATP production for the ATP production, and these muscles also called aerobic muscles, और इनको हम एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया पूरा कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा था, आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो रहा था और ए बैंड जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में था, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। जब रिलैक्सेशन का टाइम होता है तो क्या होता है कि जेड लाइन जो है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उस टाइम पे रिलैक्सेशन होता है। अब हमने देखा कि ये जो रिपीटेड एक्टिवेशन होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लाइकोजन इन देम। ये हमें पता है कि जो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कई बार कि हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब मसल्स में कई बार लैक्टिक एसिड जो होता है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे हमें पेन होने लगता है और थकान होने लगती है। तो और अब इन्होंने बताया मसल कंटेनर रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, जो मसल कंटेन करती है रेड कलर को ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, उसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो होता है वो बहुत हाई कंटेंट इज हाई, और ये रेड फाइबर के होते हैं, मतलब जिनका रेडिश अपीयरेंस होता है ना वो सारे रेड फाइबर्स में, या फिर उनमें हम कह सकते हैं कि मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होगा, और प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और ये बहुत सारा मतलब लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। इसको हम एरोबिक मसल्स भी कह सकते हैं। अब जो वाइट फाइबर्स होते हैं, जो जैसे ऑन द अदर हैंड मसल्स पोसेसिवली वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, जिनमें बहुत कम मायोग्लोबिन होता है, वो कैसी होती है, पेल या वाइटिश कलर की होती है, तो उनको हम वाइट फाइबर्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यू, मतलब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। एंड अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, और जो अमाउंट होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो बहुत ज़्यादा होगा। इनको हम एनारोबिक प्रोसेस कहते हैं। दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी, ये एनारोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, और या फिर कोई चीज़ रिपीट करनी है तो उसके लिए भी मुझे दोबारा बोल सकते हो। अभी ये स्केलेटल सिस्टम जैसा हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि ये फ्रेमवर्क का काम करता है। इनमें कुछ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस एंड, और इसका सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एंड फॉर्मर आर वेरी, जो बोन्स होती हैं वो तो बहुत हार्ड मैट्रिक्स की होती है ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स, और ये जो कार्टिलेज होते हैं ये स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्डक्टेंट सॉल्ट्स। स्लाइटली प्लाएबल मतलब थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे हमारी ईयर की हो गई। ये सारे के सारे थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। जो बोन होती है वो बहुत हार्ड होती है। जो हमारी जो पूरी बोन, ये सिस्टम है, ये पूरा अगर 206 बोन्स होती है और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है एक्सियल पार्ट, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल होता है सेंटर का, जो सेंटर मेन एक्सिस में जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी आएगी एक्सियल में, और एपेंडिकुलर होगा साइड्स में। अब इसमें आता क्या क्या, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट है एक्सियल पार्ट। अब इसमें ऊपर से देखो तो सबसे पहले आया स्कल, फिर आया वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये सारा का सारा होता है एक्सियल स्केलेटन। स्कल इज कम्पोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स। ये जो स्कल होता है, स्कल इज कम्पोज 2 सेट ऑफ बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल। टोटल होती हैं 22। क्रेनियल बोन्स जो होगी वो होगी 8 इन नंबर एंड फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो 8 होती हैं और हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग देती हैं। फेशियल रीजन में क्या होता है, 14 स्केलेटल एलिमेंट्स, मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स, जो कि फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल होता है। एंड यू शेप्ड बोन इज अ hyoid is present at the base of the buccal cavity and is included in the skull। अब ये मैं पूरा फिगर में दिखाती हूँ। जैसे ये यू शेप्ड की होती है ये वाली बोन, और अब आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में क्या होगा कि हमारी 3 बोन होती हैं, 3 बोन्स, मेल्युलस, इनकस एंड स्टेप्स।
collectively called the ear ossicles, and the skull region articulate with the superior region of a vertebral column। ये अभी हम पूरा देखते हैं, पहले हम इसका फिगर 20.6 देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले ये जो आइज के जस्ट यहाँ पर ये वाली जो बोन होती है ये होती है फ्रंटल बोन, ये होती है पेरिटल बोन उसके जस्ट पीछे, और उसके भी पीछे होती है ये वाली होती है ऑसिपिटल बोन। ये जो ये वाला पार्ट होता है ये पेरिटल बोन के इस साइड वाला इधर वाला पार्ट ये होते हैं टेम्पोरल बोन। ये वाला पार्ट हो गया, ये इधर वाला पार्ट हो गया स्फेनॉइड बोन। ये आइज के इधर का ये जो ये वाला पार्ट होता है ये होती है इथमॉइड बोन, ये जो ये वाली वाइट वाली है, और ये जो इस साइड की होती है ये होती है लैक्रिमल बोन। फिर उसके बाद ये आती है ये वाली होती है नेजल बोन। ये इधर वाली होती है ज़ाइगोमैटिक बोन के बाद ये आती है मैक्सिला। ठीक है, ये हो गई इधर वाली, ये इस साइड के इधर ये होती है ज़ाइगोमैटिक बोन, ये होती है मैक्सिला। ये होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये वाला पार्ट, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और ये होता है मैंडिबल। ये वाला पार्ट हो गया मैंडिबल, और ये यू शेप्ड की जो होती है ये होती है हायोइड बोन, यू शेप्ड की। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। इसकी वजह से हम कहते हैं डायकॉन्डाइलिक स्कल। अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आगे 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होती हैं जिसको हम वर्टिब्रेस कहते हैं, या और वो डॉर्सली प्लेस्ड होती हैं। जो एक वर्टिब्रे होती है, ये जो वर्टिब्रेस होती है इनमें सेंट्रली हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनल थ्रू द विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। इनके बीच में एक हॉलो पोर्शन होता है, मतलब एक छोटा सा जगह होती है थोड़ी सी जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है ये होती है एटलस, जो कि आर्टिकुलेट करती है, मतलब जुड़ती है ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। अब इसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम जो होती है ये होती है सर्वाइकल होती है 7, थोरैसिक होती है 12, लंबर होती है 5, सैक्रल होती है 1 फ्यूज्ड and coccygeal 1 fused. The number of cervical vertebrae are 7 in almost all mammals including human beings. इनमें क्या होता है, हमारी जो होती है 7 सर्वाइकल होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 फ्यूज्ड होती है, और कॉकेजियल 1 फ्यूज्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए, ये हर बार आता है, इनमें से कोई ना कोई तो पक्का आएगा। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, इस पे PYQ भी आया है। नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे, जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स होती हैं ये 7 होती हैं इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब इसके बाद ये आता है फिगर 20.7 में, ये 20.7 में ये देखो, ये सारा का सारा है, ये पूरा फर्स्ट पार्ट जो है ये इधर वाला ये है पूरा थोरैसिक वर्टिब्रे। ये इधर वाला नीचे वाला पार्ट है लंबर वर्टिब्रे। ये दे रखा है यहाँ पर, ये होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये होता है यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये लास्ट वाला पोर्शन ये होता है सैक्रम, ये वाला पोर्शन ये होता है सैक्रम, और उसके बाद में ये लास्ट होता है कॉकेक्स, ये वाला पार्ट, ये जो टेल बोन होती है ये। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन अ वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स। स्टर्नम क्या होता है, ये फ्लैट बोन होती है वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स, ये जो सेंटर में होती है हमारी। 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टिवली डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। ये PYQ है, ये पहले भी आया है रिब्स के बारे में। रिब्स कैसी होती है, थिन फ्लैट बोन होती है एंड कनेक्ट डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। जो ऑप्शंस आए थे ना उनमें ये डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रली टू द स्टर्नम का उल्टे लिखे हुए थे, सिर्फ एक में करेक्ट था, बाकियों में सब में
ये ऐसे कन्फ्यूजन के लिए अलग अलग लिखे हुए थे, तो ये याद रहना चाहिए। डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होती है एंड वेंट्रली स्टर्नम से। इट आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल एंड इज कॉल्ड अ डाइस। इट आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड hence called a bicephalic, and first 7 pair are true ribs। जो फर्स्ट 7 पेयर होते हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं, वो डॉर्सली अटैच्ड होती हैं और डॉर्सली अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम, और जो सारी की सारी कनेक्टेड होती है हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से। फिर 8, 9, 10 जो होती हैं, 8, 9, 10 वाली जो होती हैं पेयर डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। वो 7th वाली से तो अटैच होती है, 1 to 7 तो ट्रू रिब्स थी, वो सारी की सारी हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से अटैच थी। ये वाली हाइलिन कार्टिलेज से तो अटैच होती है, लेकिन ये डायरेक्टली डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, इनको बोलते हैं हम फॉल्स रिब्स। फिर लास्ट की जो होती है 11, 12 वो जो होती हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दे डू नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से हम इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर इज अ रिब केज, और ये पूरा का पूरा मिला के रिब केज बनाती हैं, जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रेज आती हैं, रिब्स आती हैं और स्टर्नम आता है। द बोन एंड द लिम्स, ये वाला हम बाद में देखेंगे, पहले हम फिगर 20.8 देखते हैं। देखो ये है, इसमें ये वाला जो सेंटर का पार्ट है ये है स्टर्नम, ये सारी की सारी रिब्स हैं। इसमें देखा है कि ये जो 1 to 7 है ये सारी ट्रू रिब्स हैं, ये सारी ट्रू रिब्स हैं, और ये कैसे अटैच्ड है, ये है डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच्ड है। मतलब यहाँ से इनकी ये सीधी वाली साइड होगी ना, ये वाली साइड जो है ये स्टर्नम से अटैच है, वो इसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड, ये है स्टर्नम से अटैच्ड सबकी, और जो उल्टी साइड होगी इनकी रिब्स की उसको हम बोलते हैं डॉर्सल पार्ट, वो है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड। तो ये हो गई फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स। उसके बाद 8, 9, 10 ये है फॉल्स रिब्स, ये फॉल्स रिब्स है। ये क्या है, ये 7 से इनसे हाइलिन कार्टिलेज से तो अटैच्ड है, ये सारी की सारी यहाँ हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से तो अटैच है, लेकिन इनमें क्या है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, स्टर्नम से, मतलब डू नॉट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम डायरेक्टली। अब इसके बाद ये लास्ट की जो थी ये थी फ्लोटिंग रिब्स। ये देखो ये आगे यहाँ से इससे अटैच नहीं है ये, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। बोन ऑफ द लिब्स अलोंग देयर गर्डल्स विद द अपेंडिकुलर स्केलेटल ईच। अब ये सारी क्या है, अब जो साइड्स के बारे में बात करेंगे हम, जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, इनकी साइड्स के बारे में बात करेंगे। ईच लिम्स इज अ 30 बोन्स, जो लिम्स होती हैं उनमें 30 बोन्स होती हैं। अब हैंड हो गया 4 लिम्स, इनमें क्या है ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, अल्ना होगी। देखो हाथ में क्या है, ये जो ऊपर वाली बोन है इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस, ये ह्यूमरस होगी, रेडियस और अल्ना होगी। रेडियस जो होती है वो हमारी थंब की साइड पे होती है, थंब की साइड वाली इधर वाली ये वाली होगी रेडियस, और ये अंदर की साइड पे होती है अल्ना। उसके अलावा कार्पल, जो कार्पल होगी रिस्ट बोन 8 इन नंबर, मेटाकार्पल पाम बोन जो होती है ये होगी 5 इन नंबर, एंड फेलेंजेस जिनको हम डिजिट्स कहते हैं उंगलियां, ये होंगी 40, उंगलियों में जो बोन्स होती हैं ये होती है 14 इन नंबर। फीमर थाई बोन को बोलते हैं लॉन्गेस्ट बोन होती है ये। इसमें भी क्या होगा, टीबिया और फिबुला 2 बोन्स होंगी। फीमर हो गई हमारी ये ऊपर जो ये मतलब घुटने के ऊपर, ये हो गई फीमर। इसके नीचे हो गई ये टीबिया और फिबुला टार्सल। अब टार्सल हो गई एंकल बोन 7 इन नंबर, और मेटाटार्सल हो गई 5 इन नंबर, एंड फेलेंजेस 14 इन डिजिट्स। मतलब ये जो पैरों की उंगलियां होती हैं इनमें जो होती हैं ये 14 इन डिजिट्स। एंड आर द बोन्स ऑफ द लेग्स, बोन ऑफ अ लेग्स हिंड लिम्स अ कप शेप्ड बोन, पटेला कवर्ड द नी, वेंट्रली नी कैप। मतलब ये जो हमारा घुटना होता है इसको हम बोलते हैं पटेला, और इसके ऊपर क्या होता है एक कवरिंग होती है नी कैप जिसको हम बोलते हैं। देखो ये दे रखी है क्लेविकल, ये वाली हो गई ये वाली क्लेविकल, ये हो गया स्कैपुला, ये जो पीछे से फ्लैट बोन होती है ये होती है स्कैपुला, ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, रेडियस।
ये वाली होती हैं, ये होती हैं कार्पल, ये मेटाकार्पल्स। पैरों में होगी टार्सल, मेटाटार्सल, और ये फेलेंजेस, ये जो उंगली होती हैं। ये ऊपर वाली सारी बोन्स अभी हमने देखी नहीं है। ये हो गई फीमर, ये होता है यहाँ पर, ये सेंटर का पार्ट, ये पटेला जिसको हम घुटना बोलते हैं, ये टीबिया और फिबुला। ये लास्ट में हो गई टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। पेक्टोरल एंड पेल्विस गर्डल bones help in the articulation of upper and lower limbs respectively with the axial skeleton। जैसे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल का क्या काम है, ये आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, ये इनको ज्वाइन करने का काम कर दिया। एंड ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट क्लेविकल एंड स्कैपुला। ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल क्या हो गया, जो कि अपर बॉडी को एक्सियल पार्ट से ज्वाइन करती है। अपर पार्ट को मतलब दोनों हाथों को, ये जो पूरा पार्ट है इसको सेंटर, ये हमने पढ़ा था ना कि एक्सियल स्केलेटल होता है हमारा सेंट्रल पार्ट, तो ये जो सेंट्रल पार्ट से कनेक्ट करेगी इस पूरे को हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब ये जो ये जो होता है एक पेक्टोरल गर्डल, अब इसमें और क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं क्लेविकल और स्कैपुला। स्कैपुला होती है, स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब। ये हमने अभी फिगर में देखा था। स्कैपुला ये ट्रायंगुलर पार्ट होता है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है सिचुएटेड डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब। अब इसके बाद में आता है स्पाइन विच प्रोजेक्ट्स एज द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड acromion. The clavicle articulate with this. Below the acromion depression, acromion is a depression is called a glygnoid cavity. Glygnoid cavity which articulate with the head of humerus. मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो ग्लिग्नॉइड कैविटी में जाकर लगेगा टू दी फॉर्मर शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का जो होता है ये क्या होता है, ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, मतलब ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, ये जो शोल्डर जॉइंट बनाता है, ये कहाँ जाकर लगता है, ये होता है ग्लिग्नॉइड कैविटी। मतलब बिलो एक्रोमियम इज डिप्रेशन इज कॉल्ड अ ग्लिग्नॉइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। जो ये शोल्डर जॉइंट होते हैं, मतलब इसको हम जो ये जहाँ पे जाके जुड़ता है उसको हम कह सकते हैं ग्लिग्नॉइड कैविटी। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल विद द टू कर्वेचर्स। दिस बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन्स। कॉलर बोन या फिर कॉलर बोन को हम जनरली ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। ये होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन्स। अब पेल्विक गर्डन consists two coxal bones. Each coxal bones is formed fusion of three bones, ilium, ischium और pubis. At the point of the fusion of the above bones is called acetabulum to form a thigh bone articulate. मतलब जहाँ पे थाई बोन जाकर जुड़ती है उसको बोलते हैं हम acetabulum. And two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form a pubic symphysis contain a fibrous joint. और टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल्स मीट वेंट्रली, मतलब दो पेल्विक हार्ट्स जो वेंट्रली मीट करते हैं टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फायोसिस कंटेनिंग अ फाइब्रस जॉइंट। अब ये इसको फिगर में देखो, ये होती हैं, ये पहली होती है इलियम, ये जो पार्ट होता है ये होता है प्यूबिस, और ये होती है स्कियम। फिर ये आती है कॉक्सल बोन, इसको हम बोलते हैं ये वाली कॉक्सल बोन, और यहाँ होती है सैक्रम। अब एक आता है इसमें टॉपिक जॉइंट्स का। जॉइंट्स जो होते हैं वो सारी मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। जॉइंट्स आर अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और अ बोन और अ कार्टिलेज। मतलब जॉइंट्स जो होते हैं वो या तो दो बोन्स के बीच में या फिर बोन और कार्टिलेज के बीच के जो होते हैं इनको हम जॉइंट्स कहेंगे। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स वेयर जॉइंट्स एक्ट एज अ फुलक्रम। अब इसमें तीन टाइप के हमें जॉइंट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं होने देता, स्कल बोन में होता है, सॉरी फ्लैट स्कल बोन पार्ट्स में होता है, एंड विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स टू फॉर्म अ क्रेनियम। जो क्रेनियम की ये जो बोन्स होती हैं इनमें होता है। ये सारे के सारे जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जॉइंट कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है और कैसी मूवमेंट कराएगा वो इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस जॉइंट होता है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने देता, कहाँ पे होगा, इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ द डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ सूचर्स एंड फॉर्म अ क्रेनियम।
फिर आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये होता है द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। जहाँ पे भी ये सारे वहाँ पे होंगे जहाँ पे भी मतलब जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज एंड जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या होगा, लिमिटेड मूवमेंट होती है। जैसे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो होते हैं ना, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स होती है वो सिर्फ बहुत लिमिटेड मूवमेंट कराएगा। और ये कार्टिलेजन जहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट वहाँ होंगे जहाँ पे भी बोन्स इन्वॉल्व्ड आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब आता है लास्ट आता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो होता है इस कैरेक्टराइज प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट होती है, यहाँ पे इनसे ज़्यादा होगी, फाइब्रस जॉइंट या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट यहाँ होगी। ये यहाँ कहाँ पे आते हैं, एक तो इनमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू जॉइंट। मतलब दो जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड भरा होगा वहाँ पर जो मूवमेंट होगी ना उसको बोलेंगे, और जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड। ये हेल्प करता है लोकेशन चेंज में, मूवमेंट में, इन सब चीज़ों में। जैसे अब इम्पॉर्टेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कहाँ होगा, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। फिर आता है हिंग जॉइंट। ये होता है नी जॉइंट्स के बीच में। पाइवेट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में। एंड सैडल जॉइंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थम्स। ये सैडल जॉइंट पे पहले भी PYQ आया है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट होगा नी जॉइंट में। पाइवेट जॉइंट होगा एटलस और एक्सिस में। ग्लाइडिंग जॉइंट होगा कार्पल्स में। सेडल जॉइंट होगा कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थम्स में। लास्ट है इनके डिसऑर्डर्स में आते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस। ये होती है ऑटो इम्यून डिजीज अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग अ फैटीग वीकनेस पैरालाइज ऑफ द स्केलेटल मसल। ये क्या होती है, ये होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैटीग, वीकनेस या फिर पैरालाइज ऑफ स्केलेटल मसल होता है इसकी वजह से। फिर आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉपी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये जो होता है ये ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। ये क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। फिर आता है टेटनी का हम सबको पता ही है। ये क्या करता है, रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू अ लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। मतलब कैल्शियम लेवल बहुत कम हो जाते हैं, उसकी वजह से रैपिड स्पाज्म या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। इसके बाद आता है अर्थराइटिस। ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स जब होंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं अर्थराइटिस। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। मतलब बोन मास डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ये ज़्यादातर औरतों में एस्ट्रोजन मेनोपॉज के बाद होता है, और वैसे इसका मेन कॉज होता है डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज। मतलब मेन कॉज ही एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने के बाद होता है। फिर आते हैं गॉट्स। ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। मतलब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं जॉइंट्स में, उसकी वजह से होता है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेशन की वजह से होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये होता है कंडीशन गॉट्स। ये यहाँ पे हमारा पूरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।